हाय दोस्तों, नेमीवाल मैथ क्लासेज वेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे, देखो जीके का कुछ चैप्टर पढ़ेंगे और उसके अंदर अपन पढ़ेंगे देखो इतिहास के बारे में। देखो इतिहास के अंदर जैसे मान लो कि कहने का मतलब राजस्थान का इतिहास है, वो काफी लंबा चौड़ा इतिहास है और उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि अधिक से अधिक कई प्रकार के पार्टों का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, देखो आज अपन पढ़ेंगे सर्वप्रथम मेवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास पढ़ेंगे? मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। देखते हैं देखो मेवाड़ में क्या हुआ था। मेवाड़, देखो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। पहली बात तो ये अपने को क्या रखनी है, बहुत ही तरीके से याद रखनी है। तो उसके अंदर एक तो आते हैं देखो अपना उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, और एक और होता है इसके अंदर चित्तौड़गढ़ शामिल किया जाता है, यानी एक और है चित्तौड़गढ़। यानी इसके अंदर कितने जिले शामिल किए जाते हैं मेवाड़ में? 4 जिले इसमें शामिल होते हैं। देखो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, 4 जिले इसके अंदर शामिल होते हैं। अब चाहे मान लो कि कहने का मतलब कि ये राजस्थान का दक्षिणतम क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणतम। यानी दक्षिणतम जो क्षेत्र होता है वो कौन सा एरिया माना जाता है? मेवाड़ को एरिया माना जाता है। अब चलो देखते हैं, देखो मेवाड़ को दक्षिणतम एरिया कहीं साफ हुआ। अगर दक्षिणतम एरिया यानी कहने का मतलब अपने जो राजस्थान का जो नीचे का हिस्सा होता है उस हिस्से का अगर उत्तरी भाग लें, कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग का जो भाग होता है वो उसकी जो भूमि है, जैसे मान लो कि जमीन है, वो भूमि है वो कौन से हिस्से की है? समतल प्रकार की है। कौन से प्रकार की है? समतल प्रकार की। दूसरी बात एक और देखो, मेवाड़ के अंदर एक नदी वो है, वह नदी को नाम है बनास नदी। बनास और उसकी सहायक नदियां कौन से क्षेत्र में बहती हैं? मेवाड़ क्षेत्र में बहती हैं। दूसरी बात एक और देखो, यहाँ पे इसमें क्या लगेगा? एक गुजरात भी लगता है साथ में, गुजरात। देखो गुजरात, तो यानी यहाँ से एक अरावली पर्वतमाला निकलती है। देखो सीधी एक अरावली पर्वतमाला निकलती है और ये अरावली पर्वतमाला होती है, ये एक तो इसकी सीमा बनाती है, गुजरात की क्या बनाती है? अपने एक सीमा भी बनाती है। और दूसरी बात, जो यहाँ से नदी गुजरती है नर्मदा और माही, नर्मदा और कौन सी नदी? माही नदी गुजरती है। उन नदियों को ये अरावली क्या करती है? 2 भागों में, अलग अलग भागों में क्या करती है? ये विभाजित करती है, यानी उनको अलग अलग रास्ता भी प्रदान करती है। तो देखो ये तो था अपना थोड़ा सा मेवाड़ के बारे में, इसका ये तो था भौतिक स्वरूप। अब चलो देखते हैं, देखो मेवाड़ क्षेत्र की स्थापना कैसी हुई और किस प्रकार से हुई। चलो देखते हैं, देखो किस हिसाब से। देखो मेवाड़ के अंदर सर्वाधिक लोग थे वो भील निवासी रहा करते थे, यानी भीलों की निवासी थी। यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन निवास करते थे? भील निवास करते थे। अब देखो ये लोग आए कहाँ से, किस प्रकार से आए और किस प्रकार से नहीं आए। तो यानी कहा जाता है कि मेवाड़ की स्थापना थी वो गोहिल ने की थी। किसने की थी? गोहिल ने। यानी मेवाड़ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? गोहिल के द्वारा। यानी इसमें एक वंश हुआ है गोहिल वंश। कौन सा वंश हुआ था? गोहिल वंश। और इसने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। कहा जाता है कि 566 में इसकी क्या हो गई थी? स्थापना हो गई। अब चलो देखते हैं, देखो दूसरी बात देखो, स्थापना भी कर दी और करी भी कौन? गोहिल करी। अब चलो देखो, कोई भी चीज की अगर आप स्थापना करा तो उनका अपना कर किए हुए या तो कोई कुल देवता होता है या उनकी क्या होती है? कुल देवी हो है। तो इनकी भीला की कुल देवी थी। देखो भील जो जनजाति है वो आदिवासी जनजाति मानी जाती है और आदिवासी लोग होते हैं वो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, तो वो तीर वगैरह ज्यादा चलाते हैं। तो तीर होती है, तो देखो इनकी कुल देवी थी वह बाण माता थी। कौन थी? बाण माता। तो देखो बाण माता थी, तो देखो बाण आ गया ना, तो तीर को क्या बोलते हैं? बाण भी बोलते हैं। तो इसका मतलब देखो भीलों की कुल देवी थी वो बाण माता थी। कौन थी? बाण माता। तो यानी क्या होगी इनकी के कुल देवी। एक बात और थी दूसरी, ये दीवान भी थे। ये क्या थे? दीवान।
और दीवान किसके थे? एक लिंगनाथ के दीवान भी थे, एक लिंगनाथ के, एक लिंगनाथ जी के ये क्या थे? दीवान भी थे। अब देखो अपने कोई दिक्कत नहीं हुई कि मेवाड़ की स्थापना थी वो गोहिल ने की। कब की? 566 ईस्वी की। बिहिल जनजाति के लोग थे और बिहिलों की कुल देवी थी वो कौन थी? बाण माता थी। और एक किसके दीवान बताए जाते हैं? ये एक लिंगनाथ के दीवान बताए जाते हैं। अब देखो ये आए कहां से, ये भील कहां से आए, किस प्रकार से आए? तो अलग अलग लोगों ने इसकी क्या की थी? अलग अलग रचना की थी। तो अब बता देते हैं देखो इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। तो उत्पत्ति देखो कुछ अलग अलग इतिहासकार होते हैं और वो इनका अलग अलग ही क्या लेते हैं? नाम बताते हैं। देखो पहली बार तो अपन यही देख लेते हैं, देखो इनकी उत्पत्ति। देखो उत्पत्ति पहली चोट तो देखो कौन कहता है? एक जैसे मान लो कि अपने इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है जिसको, और उसे कहा जाता है अबुल फजल। क्या कहा जाता है? अबुल फजल। अब देखो अबुल फजल नाम बहुत अच्छा है, अच्छी तरीके से नाम भी सुना होगा इसका, अबुल फजल का। तो देखो किस हिसाब से, क्योंकि यो अकबर था, एक शासक हुआ था अकबर, जिसको दरबारी जो मान लो कि कहने को मतलब है अकबर के दरबार का माइन 9 रत्न होया करता। अकबर के दरबार में कितना? 9 रत्न होया करता। और 9 रत्न का माइन एक को तो नाम थे बखूबी से सुनियो बिरबल, और एक हो अबुल फजल, यानी 9 रत्ना में से एक कौन हो? अबुल फजल भी हो। तो इनको मतलब अपन यह भी कह सकते कि अबुल फजल था वो अकबर का क्या था? कवि दरबारी भी था। तो यानी 9 रत्नों में से एक था। दूसरी बात इसने क्या कहा कि एक इराक था, इराक, देखो इसमें इराक का शासक था नौसे खां। देखो कहने को मतलब जो बतावा है कौन कहे यह बात कि अबुल फजल कहे कि इराक को शासक हो नौसे खां, और नौसे खां को पुत्र थे नौसे जाद। कौन हो? नौसे जाद। देखो दोनों चीज होगी एक बार कि इसने कहा कि इराक का शासक नौसे खां, और नौसे खां को पुत्र हो नौसे जाद। और नौसे जाद ने गुजरात में आकर, कहां आकर? गुजरात में आकर, और किसकी स्थापना की थी? गोहिल वंश की स्थापना की थी। ये बात कौन कह रहा है? अबुल फजल कह रहा है। क्या कह रहा है? अबुल फजल ये बात कह रहा है कि इराक का शासक था नौसे खां और उसका पुत्र था नौसे जाद, जो गुजरात में आकर के किसकी स्थापना की थी? गोहिल वंश की स्थापना की थी। अब चलो ये बात तो कौन कह रहा है? अबुल फजल कह रहा है। अपना टोड देख लो, कर्नल जेम्स टोड। देखो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है, घोड़ी वाला बाबा भी कहा जाता है। तो टोड क्या कह रहा है इसके बारे में? टोड ये कह रहा है कि ये विदेशी थे। टोड क्या कह रहा है? ये विदेशी नस्ल थी, यानी कहने का मतलब ये विदेशी लोग थे। किस प्रकार के लोग थे ये? विदेशी लोग बताता है। और ये बात कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है। अच्छा एक बात इसके बाद में आता है, देखो अपना मुहणोत नेणसी। मुहणोत नेणसी। देखो मुहणोत नेणसी बहुत बढ़िया अपना क्या रहा है? राजस्थान का इतिहासकार भी हुआ है और ये बढ़िया कवि भी था मुहणोत नेणसी, और इसे राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। देखो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुहणोत नेणसी को कहा जाता है। देखो मुहणोत नेणसी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। तो देखो ये अपने को किस हिसाब से क्या किया जाता है? देखो इसने क्या कहा क्या नहीं कहा था। तो देखो अबुल फजल एक ने कहा था कि एक गुजरात था, एक क्षेत्र था। कौन? गुजरात। एक क्या था? गुजरात। और गुजरात को पहले देखो गुजरात नाम नहीं था, उस गुजरात का नाम था वल्लभी। क्या नाम था? वल्लभी। और वल्लभी की राजधानी हुआ करती थी आनंदपुर। क्या हुई करती थी? आनंदपुर। देखो कहने का मतलब है कि अपने को ये मुहणोत नेणसी कह रहा है कि गुजरात को पहले क्या कहा जाता था? वल्लभी कहा जाता था। और वल्लभी की राजधानी क्या थी? आनंदपुर थी। और आनंदपुर का शासक था
वो कौन था? आनंदपुर का शासक था वो था शिलादित्य। क्या था? शिलादित्य। और शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती। पुष्पावती यानी शिलादित्य की पत्नी को क्या नाम हो? पुष्पावती नाम थो। और इन दोनों को पुत्र थो, वह को नाम थो गुहिल। क्या नाम हो? गुहिल। और कहा जाता है कि इसी ने ही गुहिल वंश की क्या करी थी? स्थापना करी। तो देखो विशेष तौर से अपना महत्व किसको दिया जाता है? मुणोत नेणसी को महत्व दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेवाड़ की स्थापना किसने की थी? गुहिल ने की थी। इन बातों को क्या नहीं किया जाता? विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसने पूरी बात बताई है कि ये अपने को किस में बता रहा है। ये पूरी बात एक किताब थी, देखो जैन ग्रंथ, एक किताब थी जैन ग्रंथ। और जैन ग्रंथ के अंदर एक किताब थी, उस किताब का नाम था शत्रुंजय महाजय महात्म्य। एक ग्रंथ हुआ करती थी शत्रुंजय महात्म्य। और शत्रुंजय महात्म्य में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। देखो कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना इसके ऊपर, विशेष तौर से मैं आपको बता रहा हूं कि देखो अपने पूरी चीज पढ़ी। देखो उत्पत्ति पढ़ी, उत्पत्ति के अंदर अबुल फजल तो ये कह रहा है कि ये इराक का शासक था नौसे खां। और नौसे खां का पुत्र था नौसे जात। और जिसने गुजरात में आकर के किसकी स्थापना की थी? गुहिल वंश की। यह बात कौन कहे? अबुल फजल। लेकिन अबुल फजल तो ये बात कह रहा है, लेकिन जैन ग्रंथ था। जैन ग्रंथ का मतलब होता है कि जिसमें बड़े जो राजा महाराजा हुआ थे उनकी जो जीवनी लिखी गई थी इस जैन ग्रंथों के अंदर। तो इस जैन ग्रंथ के अंदर एक ग्रंथ थी शत्रुंजय महात्म्य। उस ग्रंथ के अंदर कौन कह रहा है? मुणोत नेणसी कह रहा है कि गुजरात के अंदर वल्लभी, और वल्लभी की राजधानी थी आनंदपुर। आनंदपुर का शासक था शिलादित्य, और शिलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती। और इन दोनों का पुत्र था गुहिल, जिसने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। और कहां पे की थी? गुजरात में की थी। तो देखो ये तो थी अपनी गुहिल वंश की स्थापना हो गई। इसके बाद में देखो कौन आता है? इसके बाद में देखो पहला शासक होता है, वो होता है बप्पा रावल। इसका पहला शासक कौन होता है? बप्पा रावल। तो चलो देखते हैं। देखो अब देखो इनको मेवाड़ की स्थापना, अब आगमन कहाँ होगा? स्थापना तो होगी इनकी गुजरात में। अब राजस्थान में भी तो आगमन होना चाहिए इनको, कहाँ होगा? तो देखो पहलो शासक हो बप्पा रावल। बोलो बप्पा रावल। एन दूसरो नाम है काल भोज भी कहो जाए। काल भोज देखियो ने कहीं कहो जाए, भाभी तक बताऊंगा। देखो रावल, एन रावल क्यों कहो जाए? क्योंकि यो भील जनजाति थी। कौन? भील जनजाति। और भील जनजाति के जो लोग होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनको ये रावल की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि दी जाती है? रावल की। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बप्पा रावल कहा जाता है। देखो बप्पा रावल था वो हरित ऋषि का शिष्य था। हरित ऋषि था, हरित ऋषि, और उसका क्या था? ये शिष्य था। हरित ऋषि का क्या था? ये शिष्य हुआ करता था। कहा जाता है ये उसकी क्या चराया करता था? गायें चराता था। और गायें चराते हुए हरित ऋषि ने ही इसको कहा जाता है कि यानी इसी के द्वारा ही इसको भगवान के दर्शन भी प्राप्त हुए हैं। ये चीज इसकी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है कि बप्पा रावल को भगवान का क्या हुआ थे? दर्शन हुए, बता रहे हैं। तो हरित ऋषि की सलाह मानकर इसने चित्तौड़ का शासक था उसमें। किसका शासक था? चित्तौड़। और चित्तौड़ को शासक उस समय कौन था? मान मौर्य था। कौन हो? मान मौर्य। अब एक बात हो, देखो क्योंकि चित्तौड़ के ऊपर मौर्य काल था, उस समय कौन सा काल था? मौर्य काल। और मान मौर्य था उस समय। चित्तौड़ का शासक कौन था? मान मौर्य। बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर और किसकी स्थापना कर दी?
वास्तविक मेवाड़ की स्थापना कर दी। वास्तविक मेवाड़ की, यानी कहने को मतलब वास्तविक मेवाड़ की क्या कर दी इसने, स्थापना कर दी। और वास्तविक मेवाड़ की स्थापना कब हुई, 734 में। कब हुई, 734 में। तो यह बात विशेष तौर से अपन के रखनी है, याद रखनी है। देखो बप्पा रावल है, यह रावल की उपाधि यानी किसके द्वारा दी गई, भील जनजाति के द्वारा दी गई। हरित ऋषि की क्या चराता था, गाय चराता था, और उसका क्या था, ये शिष्य था। और इसी के कहने पर इसने चित्तौड़ के शासक मानमौर्य को हराकर वास्तविक मेवाड़ की क्या कर दी, स्थापना कर दी। कब की, 734 ईस्वी का। दूसरी बात एक और थी कि एक वो पहला शासक था जिसके काल में सोने के सिक्के चले थे। किसके सिक्के चले थे, सोने के सिक्के। किसके काल में चले, ये बप्पा रावल के काल में ही चले हैं। यानी सोने के सिक्के पहली बार किसके काल में चले हैं, बप्पा रावल के ही काल में चले हैं। दूसरी बात है, देखो इसने क्या किया कि अपनी राजधानी बनाई। देखो कहने का मतलब इसने क्या क्या किया वो भी देखेंगे। देखो अभी चित्तौड़ तो आ गया, चित्तौड़ के किले के ऊपर अपना क्या कर लिया, आधिपत्य जमा लिया, और वहां पे इसने मेवाड़ की स्थापना कर दी। देखो अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो मानमौर्य था। क्योंकि यहाँ इसके बाद में मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखो राजधानी है, तो राजधानी इसने अपनी कहाँ बनाई, उदयपुर। और उदयपुर में एक जगह है नागदा। देखो कहने का मतलब नागदा को इसने क्या बनाई, अपनी राजधानी बनाई। दूसरी बात एक और, इसने मंदिर का निर्माण करवाया, यानी एकलिंग नाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने। एकलिंग नाथ जी का मंदिर किसने करवाया था, बप्पा रावल ने। और वो भी कहाँ है, उदयपुर में ही स्थित है। दूसरी बात एक चीज और देखिए, दूसरी बात यानी सास बहू का मंदिर, यो बहुत कई बार परीक्षा पूछा जाए, सास बहू का मंदिर यो भी कड़े है, नागदा में ही स्थित है। तो यानी सास बहू का मंदिर भी कहाँ स्थित है, नागदा में स्थित है। तो ये पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा की गई थी, बप्पा रावल के द्वारा। अगर आपको पूछा जाए मेवाड़ की स्थापना कब हुई, तो 566 में। अगर पूछा जाए वास्तविक मेवाड़ की स्थापना कब हुई, तो 734 ईस्वी का नाइन हुई। तो देखो कहने का मतलब कालभोज किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसने चित्तौड़ के शासक मानमौर्य को हरा करके कालभोज की क्या की थी, उपाधि धारण की थी, उनसे ये उपाधि ली गई थी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कालभोज भी कहा जाता है। तो इसलिए इसने मानमौर्य को हराया और वास्तविक मेवाड़ की क्या कर दी, इसने स्थापना कर दी। और ये हरित ऋषि का क्या था, शिष्य था। तो ये तो था अपना बप्पा रावल। इसके बाद में आता है अलट या आलू रावल। देखो कहने का मतलब अब इसके आगे जितने भी शासक हो गए उनको रावल की उपाधि दी जाएगी। अब देखते हैं, देखो आलू या अलट। इसके बाद में आता है बप्पा रावल हो गया। बप्पा रावल के बाद में आता है अलट। देखो अलट, ये इसको बोला जाता है आलू रावल। इसके बाद देखो कहने का ये बहुत बड़ा क्या था, अनुयायी था। देखो इसने सर्वप्रथम क्या किया, देखो मेन चीज यही है कि पहले तो मेवाड़ की राजधानी कड़े होया करती नागदा। कहाँ होती, नागदा। अच्छा नागदा कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, उदयपुर में है। उदयपुर यानी नागदा कहाँ पे है, उदयपुर में। तो देखो दोनों चीजें अपने को विशेष तौर से याद रखना। लेकिन यो अलग है, आलू अलग ही टाइप का आदमी थो, यो केकरी की यार राजधानी नागदा तो हटा दी और कड़े लिया हो, आहाड़ लिया हो। कहाँ लिया है, आहाड़। और आहाड़ भी कहाँ पड़ता है, उदयपुर में ही पड़ता है। यानी आहाड़ भी कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। तो देखो दोनों चीजें अपने को याद रह गई कि अलग है, आलू रावल था, ठीक है। और ये कहाँ अपनी राजधानी को चेंज कर लिया इसने, कहाँ से, नागदा से कहाँ लेके आ गया, आहाड़ उदयपुर लेके आ गया। दूसरी बात, पहली बार
इसने नौकरशाही की प्रथा प्रचलन की। नौकरशाही प्रथा प्रचलन की, यानी नौकरशाही प्रथा प्रचलन किसके काल में हुई थी? आलू रावल के काल में हुई थी। तो यानी वो थी नौकरशाही की प्रथा। अब देखो दूसरी बात, इसने क्या किया कि दूसरी बात ये किया कि एक हूण राजकुमारी थी, हूण प्रदेश की, हूण प्रदेश था एक, और हूण प्रदेश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था हरिया देवी, हरिया देवी। और उस देवी से इसने क्या किया था? विवाह किया था। अब कहने का मतलब ज्यादा तो इसके बारे में कुछ है नहीं, यही है कि अलट आलू रावल था और उसने अपना विवाह किससे किया था? हरिया देवी। हरिया देवी कहाँ की थी? हूण प्रदेश की राजकुमारी थी और उसके साथ इसने क्या किया था? विवाह किया था। तो ये था अलट आलू। और इसके बाद में देखो कई शासक हो जाते हैं, वो विभाजित हो जाते हैं। इसके बाद में आता है देखो रणसिंह। देखो रणसिंह किस हिसाब से, देखो क्या शासक था। देखो यहां पे करते हैं, देखो रणसिंह के बारे में। रणसिंह, देखो रणसिंह का दो पुत्र हुआ करता। एक तो हो छेतर सिंह, और एक नाम हो तो राहत। समझ गए चीज? देखो राहत और एक कौन हो? छेतर सिंह। अब देखो छेतर सिंह का भी दो पुत्र था। छेतर सिंह का कितना पुत्र था? दो। एक तो सामंत सिंह और दूसरो तो कुमार सिंह। देखो कुमार सिंह। अब देखो कहने का मतलब कि मुणोत्तनेर एक बात बताई थी आपने, थोड़ी सी ध्यान को रखी, क्योंकि उन्होंने गोहिल की 24 शाखा बताई थी। गोहिल वंश की कितनी शाखा बताई? 24 शाखा। यानी गोहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई उसने? 24 शाखाएं बताई। अब देखो 24 शाखाएं बताई गोहिल वंश की, तो उसमें दो शाखा प्रसिद्ध हैं। एक तो गोहिल वंश, अरे अभी पढ़ रहे हैं, वो कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गोहिल वंश पढ़ रहे हैं। और दूसरा था सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश। देखो दोनों चीजें याद रखें। देखो गोहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई इसने? 24 शाखाएं बताई। बोलो बोलो मेवाड़ में कितनी शाखा हुई? 24 शाखा हुई। और 24 शाखाओं के अंदर दो शाखा प्रचलित थी। पहली शाखा तो थी गोहिल वंश की और दूसरी शाखा थी सिसोदिया वंश की। अब मेरे बात देखते हैं, देखो क्योंकि ये राहत था, इसने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। सिसोदा गांव बसाया था इसने। किसने? राहत ने। तो इसलिए कहा जाता है कि सिसोदिया वंश की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? राहत के द्वारा ही की गई थी। लेकिन अपन वहां पे नहीं जाएंगे, अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो क्योंकि छेतर सिंह था, छेतर सिंह के दो पुत्र हुए थे, एक तो सामंत सिंह और एक कौन था? कुमार सिंह। तो दो ही पुत्र था। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक तो कौन था? सामंत सिंह और एक कौन था? कुमार सिंह। चलो अब देखते हैं। देखो अब देखो छेतर सिंह जैसे ही खत्म हो जाता है तो उसका शासक कौन बनेगा? सामंत सिंह बनेगा, क्योंकि बड्डो बेटो है। तो सामंत सिंह जैसे ही शासक बना तो इसके ऊपर सर्वप्रथम नाडोल का शासक था, नाडोल। और नाडोल को शासक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। कौन हो? कीर्तिपाल चौहान, यानी कीर्तिपाल हो। और कीर्तिपाल ने किसके ऊपर आक्रमण किया? सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करते ही सामंत सिंह के वो पराजित हो, आरतन यह सूचना करने लगेगी भाई ने पता चला। तो कुमार सिंह फिर सेना को गठन करके किसके ऊपर आक्रमण कर दे? कीर्तिपाल पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो उसमें कुमार सिंह क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। और नाडोल का जो शासक कीर्तिपाल चौहान है, ये यहाँ से भग करके कहाँ चला जाता है? जालोर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जालोर। और जालोर जाकर के किसकी स्थापना करता है? जालोर के चौहान वंश की स्थापना करता है।
तो जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई थी। तो ये विशेष तौर से याद रखना। देखो, नाटोल का शासक था कीर्तिपाल, और कीर्तिपाल ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? सामंत सिंह के ऊपर। सामंत सिंह उस युद्ध में क्या हो जाता है? हार जाता है। हारने के बाद भी इस चीज का पता किसको चलता है? कुमार सिंह को। कुमार सिंह फिर सेना का गठन कर किसके ऊपर आक्रमण करता है? कीर्तिपाल पे। कीर्तिपाल उस युद्ध में क्या हो जाता है? हार जाता है, और भाग करके कहां चला जाता है? जालौर चला जाता है, और जालौर में जाकर के किसकी स्थापना करता है? ये चौहान वंश की स्थापना करता है। तो देखते हैं, देखो इसके बारे में आगे किस हिसाब से करते हैं। देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। इसके आगे अपन पढ़ेंगे बाद में, और इसका जैसे मान लो कि पूरा जितना भी विवरण होता है वो अपने को एक ग्रंथ होती है, सूत्र चूर्णिका एक पुस्तक होती है, उस पुस्तक के अंदर इसका पूरा क्या मिलता है? अपने को विवरण मिलता है। तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।